विधवा माँ की 3 बेटी का ब्राइडल लहंगा। सुरेंद्र अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी स्वर्गीय पत्नी के अंतिम संस्कार पर उसके शव को जलते हुए देखकर रोते हुए खुद से कहता है, ममता, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हारे बिना अब मैं अकेले इन 3 बेटियों की परवरिश कैसे करूंगा? तुम्हारे बिना मैं और मेरी बेटियां बहुत ज्यादा अधूरे हैं। पिताजी, क्या माँ अब कभी नहीं आएगी? नहीं बेटी, तुम्हारी माँ भगवान के पास गई है और अब वो वहीं पर रहेगी। चलो मेरी बेटियों, अब घर जाने का समय आ गया है। सुरेंद्र अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ घर वापस लेकर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के लिए खाना बनाता है और उन्हें खाना खिलाकर सुला देता है। इस प्रकार अब उसे अपना घर, तीनों बेटियों और साथ में नौकरी एक साथ संभालनी पड़ती है, जो कि उससे नहीं हो पाता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, सुबह के 7 बज गए हैं। अरे आधे घंटे में मेरी तीनों बेटियों का स्कूल है। ओहो, कहीं बेटियां लेट ना हो जाए। सुरेंद्र फौरन उठ जाता है। जल्दी से वो सबसे पहले नाश्ता बनाता है और फिर अपनी तीनों बेटियों को उठाकर तैयार करता है। चलो बेटियों, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है ना? क्या पिताजी, आप इस बार भी भूल गए कि आज संडे है? सुरेंद्र ये सुनते ही सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, ओहो, मैं तो भूल ही गया था। जब से घर की और तुम तीनों की जिम्मेदारी मुझ पर आई है ना, तब से ऐसा ही हो रहा है। सुरेंद्र से घर, तीनों बेटियां और अपनी नौकरी संभाली नहीं जाती, जिसके चलते वो अपनी बेटियों की मां की कमी को पूरा करने के लिए एक मालिनी नाम की औरत से शादी कर लेता है। शादी के पहले दिन ही वो मालिनी से कहता है, मालिनी, देखो मेरी तीनों बेटियां अभी बहुत छोटी हैं और उनमें इतनी समझ नहीं है। वो बहुत मासूम है। आज से तुम उनकी माँ हो और तुम्हें उन्हें बिल्कुल एक माँ की तरह ही प्यार देना है। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी बेटियां मेरी बेटियां हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें माँ से बढ़कर प्यार करूंगी। तो मुझसे फिर एक वादा करो कि अगर मुझे कभी कुछ हो भी गया, अगर मैं ना रहा, तो तुम मेरी तीनों बेटियों की जिम्मेदारी खुद उठाओगी, उनकी शादी कराओगी, शादी का लाल जोड़ा भी पहनाओगी। बस कीजिए, आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालिएगा। भगवान करे मेरी उम्र भी आपको ही लग जाए और हम मिलकर तीनों बेटियों को बड़ा करेंगे और उनकी शादी करेंगे। जैसा कि मालिनी ने पहले दिन पर अपने पति सुरेंद्र से कहा था, वो उसी प्रकार से सुरेंद्र की तीनों बेटियों का बहुत ध्यान रखती है और उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती है और उनके साथ बहुत खुशी से रहती है। एक दिन तीनों बहनें अपनी सौतेली माँ से पूछती हैं, आपसे हम तीनों बहनें एक सवाल पूछना चाहती हैं। हम तीनों ने सुना था कि जब सौतेली माँ आती है तो वो बहुत कठोर होती है, जैसे सिंड्रेला की सौतेली माँ थी। लेकिन आप तो बहुत ही प्यारी हो और हमें परेशान भी नहीं करती हो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी माँ हूँ और मैंने तुम्हारे पिताजी से वादा किया है कि तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगी। मालिनी की ये बात सुनकर उसकी तीनों बेटियां उसको गले से लगा लेती हैं। ऐसे ही सौतेली माँ और बेटियों का प्यार चलता रहता है और अब वो तीनों बड़ी होने लगती हैं। और इसी बीच उन तीनों के पिता सुरेंद्र के साथ एक हादसा हो जाता है और वो सड़क बनाते समय सड़क बनाने वाले रोड रोलर के नीचे आ जाते हैं और इस वजह से उनके पूरे शरीर का चूरमा बन जाता है। अब तीनों बेटियों और मालिनी को इस बारे में पता चलता है तो वो सभी फूट फूट कर रोने लगते हैं। रो रो कर उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। अंतिम संस्कार से पहले मालिनी रोते हुए अपने पति के शव के आगे बैठकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे पति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो दुआ की थी कि मेरी उम्र भी मेरे पति को लगा दे। क्यों तूने मेरी नहीं सुनी भगवान? तूने मुझसे मेरा पति ही छीन लिया। मालिनी ऐसा कहती ही है कि तभी उसकी सौतेली तीनों बेटियां उसे उल्टा सीधा कहने लगती हैं, बस करो, ये झूठे आंसू निकालने की जरूरत नहीं है। जब से तुम इस घर में आई हो तब से ही सब कुछ बर्बाद हो रहा है। सही कहा, तुम्हारे पैर ही हमारे घर में शुभ नहीं है। इससे पहले हमारी माँ हमसे छिन गई और अब तुम्हारे आते ही पिताजी भी भगवान को प्यारे हो गए। आप भी मनहूस हो, हमारी किस्मत की तरह। तीनों बहनें अपनी सौतेली विधवा माँ को बहुत जलील करती हैं, जिसके बाद विधवा माँ अपनी सौतेली तीनों बेटियों की ताने सुनकर भी अपने पति का अंतिम संस्कार करवाती है। उस दिन के बाद से तीनों बहनें अपनी सौतेली माँ को जब मर्जी सुना दिया करती थी। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और तीनों बहनें शादी के लायक हो जाती हैं। ये क्या, घर में तो खाने का एक दाना तक नहीं है। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, मुझे भी खाने को दो। घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है।
क्या दूं तुम्हें बनाकर। पिताजी के जाने के बाद बस ये दिन ही देखने को रह गए थे। पता नहीं क्यों आप हमारी कुंडली में शनि बनकर बैठी हो। फिर से उसकी बेटियां उसे उल्टा सीधा बोलती हैं, जो मालिनी से बर्दाश्त नहीं होता, और वो अपनी जान देने गांव के दरिया के पास पहुंच जाती है, जहां वो गहरे दरिया में कूदने ही वाली होती है। लेकिन उस दरिया में उससे पहले ही एक औरत डूब रही होती है, जो अपनी जान की दुहाई लगा रही होती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उस औरत की ये कहते ही मालिनी किसी तरह से उस औरत को बचा लेती है। अरे माँ जी, आपके कपड़े गीले हो गए हैं। क्या हो गया? क्यों मरना चाहती थी? मैं मरना नहीं चाहती थी। गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं पानी में गिर गई। दरअसल मेरी बहू और बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। वैसे भी मर जाती तो ही अच्छा होता। मरना कोई उपाय नहीं है माँ जी, आप अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। मालिनी उसे ऐसा कह ही रही होती है कि तभी एक एनजीओ वाले उसे उस बूढ़ी औरत को मदद करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो एनजीओ वाले मालिनी के पास आते हैं। मालिनी उस औरत की मदद करते हुए उसे वृद्ध आश्रम एनजीओ में छोड़ देती है और वापस उसी दरिया के पास से अपने घर जाने लगती है, जहाँ वो अपने मन ही मन सोचती है, मैं नहीं मारूंगी। मैंने अपने पति से वादा किया था कि उनके मरने के बाद भी मैं उनकी बेटियों की शादी जरूर करवाऊंगी। मालिनी को ऐसे खुद से बातें करते हुए देख एक लड़की वहाँ फिशिंग करने के लिए जा रही थी। वो मालिनी से कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप इतनी परेशान क्यों हो? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। चेष्टा के ऐसा कहते ही मालिनी रोते हुए उसे अपनी सारी परेशानियां बताती है। मुझे भागन पर तो अपनी बेटियों को उनके शादी में देने के लिए शादी का लाल जोड़ा तक नहीं है। मेरे रहते आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी मदद करूंगी। मैं एक बहुत बड़ी डिज़ाइनर हूँ। चलिए, मैं आपकी बेटियों को समझाऊंगी। चेष्टा मालिनी के साथ उसकी सौतेली बेटियों के पास उनके घर पहुंच जाती है, जिसके बाद मालिनी अपनी बेटियों से कहती है, मैं यहाँ वापस अपने पति के वादे को पूरा करने के लिए आई हूँ। मैंने उनसे वादा किया था कि तुम तीनों बहनों की शादी करवाऊंगी। अरे आप क्या हमारी शादी करवाओगी? खाना तक तो खिला नहीं पाती हो, शादी की बात कर रही हो। ऊपर से हमारी शादी का फटे पुराने कपड़ों में करोगी? हमारी शादी के लिए तो शादी का जोड़ा तक नहीं है। तभी चेष्टा कहती है, चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा ब्राइडल लहंगा जरूर मिलेगा। मैं बहुत बड़ी डिजाइनर हूँ। तुम्हारी माँ ने मेरे आगे हाथ जोड़े तुम्हारा लहंगा सिलने के लिए, और उनकी ममता देखकर मैं भावुक हो गई। और इसीलिए मैंने एक और बात छुपाई थी। जिस बूढ़ी औरत की वो मदद कर रही थी, वो मेरी माँ ही थी। मेरे भाई भाभी ने लालच के चलते उन्हें घर से निकाल दिया था, और इस बात का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मुझे कुछ एनजीओ वालों ने बताया कि उन्होंने ही उनकी मदद की थी, जिसका एहसान मैं पैसों से कभी भी नहीं चुका सकती। क्या तुम उनकी बेटी हो? और ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मैं आपको पहले ही बता देती तो आप इसे मेरा एहसान समझती। इस वजह से मैंने आपको बताया नहीं, अनजाने में ही सही, लेकिन आपके दिल की बात मुझे पता तो चल गई। चेष्टा की बातें सुनने के बाद तीनों बहनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तीनों अपनी विधवा माँ से माफी मांगती हैं, जिसके बाद मालिनी चेष्टा से ब्राइडल लहंगा सिलवाती है और वो अपनी तीनों बेटियों को खुशी खुशी उनके ससुराल विदा करके अपना वादा पूरा करती है। फिर वो उन्हीं एनजीओ वालों के साथ मिलकर उनके साथ काम करके लोगों की मदद करके वो अपना और अपने घर का गुजारा करती है। सर्दी में अमीर और गरीब बहू की पहली रसोई। गायत्री भाभी, हमारे बेटे दुल्हे के सेहरे में कितने सुंदर लग रहे हैं। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हाँ रोमा, आखिरकार आज हम दोनों देवरानी जेठानी के बेटों का घर बसने जा रहा है और हमारे भी घर में बहुएं आएंगी। जानती हो, तुम्हारे जेठ जी का बरसों का सपना था, वो अर्जुन को दुल्हा बनता देखना चाहते थे। ये कहते कहते गरीब गायत्री की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी अमीर घमंडी रोमा मंडप में खड़ी फूल डालते हुए बोलती है, पता नहीं हरीश जी कब तक इन गरीब माँ बेटे से रिश्ता निभाते रहेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। पंडित जी को इस तरह से मंत्र पढ़ता देखकर परी ठंड से ठिठुरते हुए कहती है, कबीर प्लीज पंडित जी को बोलो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मंत्र पढ़ेंगी, वरना इसी तरह स्लो मोशन में मंत्र पढ़ेंगी ना तो मेरी तो यहाँ कुल्फी जम जानी है। नहीं, मैं तो गधा था, उल्लू का पट्टा था जो समझा रहा था कि ये बैकलेस स्लीवलेस ब्लाउज वाला शादी का जोड़ा मत लो,
मगर तुम्हें तो मॉडर्न जो दिखाना था। अब भुगतो। तभी ठंड के मारे कांपती हुई परी पंडित से कहती है, पंडित जी प्लीज मंत्र शॉर्ट फॉर्म में निपटा दीजिए। परी को इस तरह से मंडप में कांपते देखकर आशा अपनी शादी के जोड़े पर से शॉल उतार कर उसे देती है। ये लो परी, ये शॉल ओढ़ लो, देखो ठंडी हवा चल रही है। तभी परी घमंड से बोलती है, थैंक्स बट नो थैंक्स। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीबों वाली शॉल ओढ़ूंगी? परी, लगता है तुम भूल गई हो, तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। मैं रिश्ते में तुम्हारी जेठानी लगूंगी। रिश्ते जोड़ लेने से स्टेटस नहीं बदलता। तुम्हारी औकात बस एक गरीब की बहू बनना है और मैं एक अमीर घर की बहू हूँ, समझी? परी अमीर घर की बहू बनने का घमंड दिखाती है। ये बात आशा के दिल पर लगती है, जिसके बाद दोनों अमीर गरीब बहुएं अपने ससुराल आती हैं। परी की सास रोमा बहुत ही चालाक थी, इसीलिए शादी के बाद आते ही उसने न सिर्फ 2 भाइयों के बीच में बंटवारा करवाया, बल्कि जमीन का ज्यादातर हिस्सा हड़प लिया। वहीं गायत्री के हिस्से में छोटी सी जमीन आई। अब परी पैसे वाले अमीर खानदान की बहू बन गई और आशा एक गरीब घर की बहू। आओ आशा बहू, हमारे छोटे से संसार में तुम्हारा स्वागत है। जानती हूँ हमारा घर छोटा है और हम गरीब भी हैं, मगर आज से तुम मेरे इस गरीब खाने की लक्ष्मी हो। माँ जी, आपने मुझे इतना मान दिया, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं। और वैसे भी ईंट पत्थर से सिर्फ बड़े बड़े मकान बनते हैं, पर घर वो परिवार से बनता है। उस गरीब बहू की बातों ने उसकी सास और पति का दोनों का दिल जीत लिया था। वहीं दूसरी तरफ रोमा अपनी अमीर बहू का स्वागत अमीर तरह से करती है। आओ परी बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। परी के गृह प्रवेश करते ही उसके ससुराल वाले उस पर फूलों की बारिश करते हैं और फिर, सासू माँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरा बेडरूम कहाँ है? कबीर बेटा, बहू को उसका कमरा दिखा दे। जाओ बहू, आराम कर लो। वैसे भी कल तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है, बहुत सी रस्में होनी हैं। फाड़ में गई रस्में, मैं तो अपने टाइम पर ही उठूंगी। आशा बहू, तू अर्जुन के साथ यहाँ अंदर सो जा, मैं बाहर ओस में सो जाती हूँ। माँ जी, बाहर इतनी ठंड पड़ रही है, ओस भी गिर रही है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। आप यहीं सोएंगी, मैं नीचे सो जाऊंगी। गरीबी के चलते आशा अपनी सास को खटिए पर सोने को बोलकर खुद सारी रात सर्द भरी जमीन पर एक पतले फटे गुदरी ओढ़कर रात काटती है और शादी की पहली सुबह तड़के सुबह उठकर काम में लग जाती है। चारों ओर ठंडी हवाएं बह रही थी। रात भर में ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है, मगर पूरा घर आंगन बिखरा है। कड़कड़ाती ठंड में भी बेचारी वो गरीब बहू घर का पूरा आंगन लीपती है। ठंडे पानी के चलते उस बेचारी का हाथ लाल पड़ जाता है। एक ओंची पतली साड़ी में वो ठंड झेलती है। वहीं अमीर बहू शादी के पहले दिन तक 10 बजे तक बेड पर रजाई में पड़ी होती है। भाई रोमा जी, आज चाय नाश्ता मिलेगा कि नहीं? हरीश जी, आज परी बहू की पहली रसोई है, सारा खाना उसी को बनाना है। अभी तक वो नीचे नहीं आई, मैं देख कर आती हूँ। तभी रोमा कमरे में आकर गुस्से में बोलती है, ये क्या परी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और अभी तक तुम रजाई में पैर पसारे पड़ी हो? सो व्हाट सासू माँ, देख नहीं रही बाहर कितनी सर्दी हो रही है। ऐसे में अगर गर्मा गर्म चाय पनीर मिल जाए तो कसम से मजा ही आ जाएगा। यहाँ बिस्तर पर पड़ी पड़ी सास को ऑर्डर देने से काम नहीं चलेगा। फौरन रेडी होकर रसोई में आओ। सास की झाड़ने पर परी रेडी होकर मोटा सा स्वेटर टोपी पहनकर किचन में आती है। वहीं आशा कहती है, प्रणाम माँ जी। सदा सुहागन रहो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो इस गरीबी में रोज रूखी सूखी रोटियां ही तोड़ते हैं, आज तुम पूड़ी कचौड़ी बना दो। और हाँ, हमारे घर की रीत है, बहू पहली रसोई का खाना अपने हाथों बनाए हुए मिट्टी के चूल्हे पर ही बनाती है। जी माँ जी। बेचारी सर्दी में ठिठुरती हुई वो गरीब बहू ठंडे पानी से मिट्टी गूंथ कर चूल्हा बनाती है और फिर आंगन में बहती हुई सर्द हवाओं को झेलते हुए खाना बनाती है, जिससे बार बार चूल्हे की आंच भी बुझ जाती है। आशा बहू, आंगन में कितनी तेज ठंडी हवा बह रही है, ऐसे तो तुझे ठंड लग जाएगी। चूल्हा उठाकर घर के अंदर ले आ। माँ जी, हमारे पास रहने को एक ही तो कमरा है, वो भी धुएं से भर जाएगा। आप दोनों को भी मेरे साथ चूल्हे का धुआं झेलना पड़ेगा, मैं बना लूंगी। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू अपनी सास को नखरे दिखाती है। सासू माँ, इतनी सर्दी में ये पहली रसोई का
टेंट राम, मुझसे नहीं होगा। मुझे बार बार ठंडे पानी में हाथ डालना पड़ेगा और मुझे अपने हाथों की कुल्फी नहीं जमानी। मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। पूरी रसोई में राशन पानी भरा होने के बाद भी परी रसोई की रस्म निभाने की बजाय बाहर से ऑर्डर करके खाना मंगाती है। फिर भी रोमा नेक में अपनी अमीर बहू को पश्मीना की शॉल देती है। ये लो परी बहू, तुम्हारी पहली रसोई का नेक। ये पश्मीना शॉल कश्मीर की है। कर दिया ना कंजर बना। माँ जी, दिखा दी ना कंजूसी। मैं इस घर की बहू हूँ और आप मुझे मेरी पहली रसोई के बदले ये सस्ती सी 2 कौड़ी की शॉल देकर टकरा रही है। पैसों के अमीर, दिल के गरीब, मुझे नहीं चाहिए आपका ये नेक। परी घमंड से शॉल अपनी सास के मुंह पर फेंक देती है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही गरीब बहू अपनी पहली रसोई में बनाया खाना सास को परोसती है, तभी आशा बहू, तेरे हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा का वास है। तू यहीं ठहर, मैं आती हूँ। गायत्री अपना एक पुराना सा संदूक खोलकर उसमें से एक पुराना स्वेटर निकाल कर लाती है, जो कि जगह जगह से फटा और सिला हुआ होता है। आंसुओं के साथ वो स्वेटर उसे देती है। आशा बहू, तेरी गरीब सास के पास इस स्वेटर के सिवा तुझे देने को कुछ भी नहीं है। इसे ही अपनी पहली रसोई का नेक समझ ले। माँ जी, ये स्वेटर मेरे लिए हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें आपका आशीर्वाद भरा है। आशा खुशी से अपनी गरीब सास का दिया हुआ स्वेटर पहन लेती है। वहीं अब हर दिन के साथ सर्दी कोहराम मचाने लगती है, मगर परी सारा दिन रजाई में पड़ी हीटर जलाकर बैठी रहती है। वहीं रोमा काम करती है। वाह परी, सर्दी की मौज तो तेरी है। परी बहू, जब से शादी हुई है तूने एक तिनका नहीं हिलाया। चल आज मशीन लगाकर कपड़े धो ले। माँ जी, इतनी सर्दी में मुझसे कपड़े नहीं धुलेंगे। सारा दिन पानी के कामों में मैं लगी रहूं और तू यहाँ रजाई में घुसी रहती है। आज से तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेंगी। What do you mean? मुफ्त की रोटियां मम्मी जी? मैं इस घर में दहेज लेकर आई हूँ, बल्कि दहेज दे के मैंने आपके बेटे को खरीदा है। रोमा गुस्से में अपनी बहू पर हाथ उठाती है। तभी परी उसका हाथ मोड़ देती है। आ आ, सासू माँ, कोशिश भी मत करना, वरना हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। ये बोलकर परी अपनी सास को दरवाजे के बाहर धक्का दे देती है। तभी गायत्री आ जाती है। रोमा, तुम ठीक तो हो? नहीं जिज्जी, कुछ ठीक नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस बहू को मैं अपनी पसंद से लेकर आऊंगी वो मुझे ऐसे दिन दिखाएगी। तू रो मत, चलो मेरे साथ। गायत्री रोमा को अपने घर ले जाती है, जहां कड़ाके की सर्दी में भी गायत्री की गरीब बहू हाथ से ठंडे पानी में कपड़े धो रही थी। उसे देखकर आशा पैर छूती है। प्रणाम चाची, माँ जी मैं चाय बनाती हूँ। तभी आशा के संस्कार देखकर रोमा पछताती हुई कहती है, जीजी आज भगवान ने मेरा घमंड तोड़ा है। मुझे बड़ा घमंड था कि मैं एक अमीर घर की बेटी को बहू बनाकर लाई, मगर सच मानो तो आप बहुत खुश नसीब हो जो आशा जैसी बहू आपको मिली है, जो परिवार को साथ लेकर चलती है। वरना मेरी किस्मत में बहू के अत्याचार ही लिखे हैं। मेरा फैसला ही गलत था। आखिर में रोमा का अमीर बहू लाने का घमंड टूट जाता है, मगर आशा परी को समझाती है, जिसके बाद परी आलस छोड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देती है।